रहा है जो ना होना था हमारे दौर में, सहमे सहमे से है बच्चे, डरी डरी सी है माँ, बाप निकला है क्योंकि घर से वो देखो हमारे दौर में। कहना मुनासिब होगा कि जो है वो मतलब नेशनल एंथम के बाद कोई सॉन्ग अगर है तो ऐसा रूप ले चुका है, या एक बगल में चांद होगा या घर होगा। एंटी मोदी कैंपेन थी, मैंने पार्टिसिपेट किया। वो तो बाद में मैं स्वीकार करता हूँ कि बाद में जब मैंने इनका काम देखा मिस्टर मोदी का, तब मैंने को मुतासर हुआ कि आज की तारीख में क्या मतलब मुल्क ऐसा सुधर तो मैंने कभी देखा नहीं। इतना शांति से कोई रैश नहीं है, कोई बम धमाका नहीं हो रहा, कोई जो है धांधली नहीं हुई, घोटाला नहीं हुआ। कश्मीर एकदम करेक्ट है, पत्थरबाजी रुक गई है। बॉम्बे वेलवेट तरह का सिनेमा अनुराग को ट्राई नहीं करना था। हाँ, नहीं, गलती कर गया मेरे ख्याल से। उसे एक वक्त में गलत फहमी हो गई थी कुछ की, जो है मैं आई एम ए डायरेक्टर विद मिडास टच, तो वो गलत फहमी किसी को भी नहीं हुई थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद में उसके अंदर आ गया था कुछ मेरे ख्याल से। बहुत ही मेरा मित्र, क्या मेरा छोटा भाई है, उसका बुरा मैं कभी चाह नहीं सकता, लेकिन उसके बारे में ये बात तो बोलनी पड़ेगी कि एकदम से एम्बिशियस हो जाना जो है ख़राब बात होती है। इन्फ्लुएंसर्स का भी कला फील्ड में वो आ गया, ये मैं समझ नहीं मानते हैं। मैं समझ नहीं पाता यार, वो टैलेंट, वो तो यार मतलब एक्टर बनने के लिए आपको एक्टर तो होना ही पड़ेगा ना। अब मैंने सुना आजकल कास्टिंग भी ऐसे हो रही है कि जो है कौन कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है उससे कास्टिंग हो रही है, कौन किस बंदे को अधिक जानते हैं लोग उससे कास्टिंग हो रही है। क्या तकलीफ होती है मुझे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो जब आरंभ करते हैं तो प्रचंड करते हैं, जब सरहद पार बैठी अपनी हसीना हुस्ना को याद करते हैं तो आंखों से आंसू निकाल देते हैं, और जब आशिया बसाने की बात करते हैं तो दिलों को प्यार से सराबोर कर देते हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली पीयूष दा की। पीयूष मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है पीयूष दा। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। पीयूष दा, ये बड़ा चैलेंज और वो था मेरे सामने कि आपने कहा यार सब कुछ तो बोल चुका हूँ, और ये आपने पिछले कई सारे इंटरव्यूज में ये बात कही है कि सब कुछ बोल चुका हूँ। तो सवाल ये उठता है कि फिर सब कुछ बोल चुके तो मेरे सामने भी सवाल ये था कि यार पीयूष दा से क्या पूछा जाए। फिर सही बात मैंने कहा पीयूष दा इतने क्रिएटिव आदमी है, हर दिन नए थॉट जन्म लेता है, हर दिन कुछ नई चीजें उनके दिमाग में उपजती है। उस पीयूष दा को पकड़ा जाए और साथ ही साथ जो उन्होंने रचा है, जो उसके बारे में बात की जाए। जब आपको मैंने कॉल किया उसका पीछे भी कारण ये था कि एक दिन मैं घर में बैठा बैठा अपने टीवी देख रहा था और अचानक बेडरूम से आवाज आई, आरंभ है प्रचंड। तो मेरा 11वीं में पढ़ने वाला बेटा ये गाना गा रहा है। मैंने कहा पीयूष दा, जब हम लोग थिएटर की दुनिया में आए थे तब हम पीयूष दा को ऐसा देखते थे कि 50-60 फीट के पीयूष दा है, मतलब सर गर्दन जितनी ऊपर कर लो उतना भी पीयूष दा नहीं दिखते थे, और आज के लड़के भी आपको उतना ही पसंद कर रहे, प्रेम कर रहे। तो ये कैसे देखते हैं आप? पता नहीं यार, मैं भी समझ नहीं पाता। मुझे लगता है कि अनजाने में हो गया है कुछ काम, अनजाने में कुछ ऐसी हो गई हैं किया, जो कुछ भी मैंने क्रिएट किया अनजाने में, जो है वो टाइम नहीं है उसका, टाइम लिमिट नहीं है उसका। अभी वो 91 की एक रिकॉर्डिंग है, अभी बड़ी वायरल हुई थी, सुनो रे किस्सा की, तो दूरदर्शन की थी वो, आर्काइव्स की। तो 91 में की थी, मैं था उसमें, मनोज वाजपेयी था, दिव्या सेठ थी, लविन मिश्रा थे। वो अभी देखी तो अभी जो है वो 30 साल बाद, जो है 30-32 साल बाद आज लगता है कि वो आज ही की रिकॉर्डिंग है, मतलब इतनी लाइवली है। ऐसी जो है आरंभ प्रचंड मैंने किया, तो अब उसके बाद में क्या, मैं मर जाऊंगा 15-1 साल में उसके बाद, लेकिन मुझे लगता है कि ये जिंदा रहेंगे। आरंभ प्रचंड इस वक्त जो है कहना मुनासिब होगा कि जो है वो मतलब नेशनल एंथम का रूप ले, नेशनल एंथम के बाद कोई सॉन्ग अगर है तो ऐसा रूप ले चुका है, या एक बगल में चांद होगा या घर होगा या हुस्ना होगा, ये रहेंगे, ज़िंदगी भर रहेंगे। तो मुझे भी मालूम है अनजाने में हो गया मुझसे, मतलब जानबूझ के तो नहीं किया मैंने, अनजाने में हो गया, कुछ ऐसी चीज़ हो गई है कि जो है ये ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी। पहले भी किया था, 30 साल पहले क्रिएट किया था तो वो अभी तक ज़िंदा है, आज क्रिएट करूँगा तो आने वाले 30 साल तक भी ज़िंदा रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो है इसमें मेरा मैंने अगर जानबूझ कर किया होता, कॉन्शियसली किया होता, तो मेरा अचीवमेंट था। मेरा अचीवमेंट इसलिए नहीं है कि मैंने जानबूझ कर नहीं किया, शायद तरह के अंदर से जवान हूँ मैं अभी, जो है इतनी मुश्किल पड़ते। अब वो मुझसे बोलते हैं लोग बाकी, रिटायर हो जाओ यार आप, आपको उसकी ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है, कमर आपकी कमर काफ़ी तकलीफ देती है। तो अभी भी जो है वो, अब मेरा टूर चल रहा है उड़न खटोला वैली मारन का, तो मैं
मतलब कई बार ऐसा लगता है कि भाई फ़्लाइट आपने पड़ेगी, फ़्लाइट के लिए आपको घर से भी निकलना पड़ेगा, एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, फिर वहाँ उतरेंगे, उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा साउंड चेक के लिए, उसके बाद आपको परफॉर्म करना पड़ेगा 2 घंटे खड़ा होकर, उसके बाद जाना पड़ेगा आपको होटल। तो ये सब इतना स्ट्रेस, और कई बार तो जो 3-3 शोज़ 2-2 शोज़ इकट्ठे लग जाते हैं अलग अलग सिटीज़ में। तो यहाँ किया, उसके बाद फिर कहीं और किया, उसके बाद कहीं और किया, सिटीज़ चेंज की। तो ये जो है मतलब मुझे मालूम नहीं कहाँ से आ रही है ताकत। ये मैं तो नहीं कर रहा, मतलब आपके कुछ करवा रहा है। मैं बहुत ज़बरदस्त यकीन है मेरा इस बात पर कि कोई करवाता है, मतलब हम कुछ नहीं करते। लगातार लगातार कर रहा हूँ मैं। अब तकलीफ़ भी हो रही है, लेकिन वो तकलीफ़ सहनशील है, सहन हो जाती है। जब परफॉर्मेंस होता है तो उसके बाद तकलीफ़ सहन हो जाती है। और जवान खूब पसंद कर रहे हैं, मतलब आपके वो 11वीं 12वीं तो आपने जो बोला, 11वीं के बच्चे जो है, बच्चे नहीं बोलूँगा यार, इनको जवान हो जाते हैं, मतलब आपके इनको ये सेंस आ जाती है कि हाँ भाई क्या चीज़ बुरी है और क्या चीज़ अच्छी है। तो उस उम्र में जो है ये लोग पसंद कर रहे हैं। परफॉर्मेंस करता हूँ, बैंड में करता हूँ, एक्टिंग बहुत दिनों से नहीं की, एक्टिंग करूँगा तो मुझे लगता है कि वो भी पसंद पसंद तो एवरेज तौर पर मैं पसंद आने वाला बंदा हूँ। मुझे अब ये जाके यकीन हुआ है कि आदमी आप पसंद आने वाले ही हो 40 साल बाद क्रिएट करने, 40-50 साल क्रिएट करने के बाद में मुझे लगता है कि मैं एज ए ह्यूमन बीइंग जो है, मतलब मुझे लगता है कि मैं पसंद आता हूँ लोगों को। तो इसका मुझे, इसी का मुझे गर्व है। मतलब आप लोगों को बहुत पसंद आते हो, क्या इसका कारण ये भी है कि आप एकदम खुली किताब की तरह रहे शुरू से आखिरी तक, कि आपके बारे में मेरे ख्याल हिंदुस्तान में सबको सब पता होगा कि यार ये है, मतलब जो बहुत निजी है वो तो नहीं, लेकिन निजी भी आ गया है। वो मेरी किताब जो आई है तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा, हाँ। उसमें काफ़ी कुछ खोलकर मतलब बता दिया गया है। कब तक बचा के रखें, मतलब किसी भी चीज़ को। क्या है यार, अभी मर जाना है, साला 15 एक साल में मर जाना है, उसके बाद में क्या चीज़ बचा के रखेंगे, क्या चीज़, क्या अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जाएंगे। अच्छा इंप्रेशन क्या होता है, जैसे हो वैसे हो। तो जैसे हो वैसे ही आप याद रखे जाओगे। तो वही ज़िंदगी जीने का यही तरीका है यार, कि जैसे हो वैसे हो, आप जैसे हो वैसे ही याद रखे जाओगे। तो बताओ, पारदर्शी बनो अपने आप को, उससे आप अपना भी बहुत बहुत मन हल्का होता है। आपके अंदर इतने सारे पाप हैं, आप हर बंदे के अंदर पाप है, तो उससे मुक्त हो जाता है आदमी। को एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक्सेप्ट कर ले आदमी तो उसके बाद में उससे मुक्त हो जाता है, अपने आप को हल्का समझता है। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो मैंने लेटर ये 10 एक साल में मैंने करना शुरू किया। ये 10 एक साल पहले मैं भी जो अपने आप को बड़ा बड़ा महान पुरुष और ओजपूर्ण पुरुष और वो बंदा जो बहुत सारी चीज़ें करता है और इतना क्रिएटिव है, ये सब बताने की कोशिश करता था। अभी जो है अभी 10 एक साल से मुझे लग रहा है कि जो है ये सब बताने की ज़रूरत है कि हम इतने महान नहीं हैं। एक्चुअली ये वही है, मतलब कुछ चीज़ है, मतलब रब है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करते। हम, मुझे झक मार के ये मानना पड़ा कि कोई ताकत करवा रही है, मुझे किसी ने भेजा है कुछ काम करने के लिए, तो काम करो और आ जाओ। और काम अभी तक मुझे लग रहा था कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं अहंकार आ रहा था, मैं आ रहा था। तो मैं जब से गायब हुआ है तब से मैंने बहुत काम करना शुरू भी कर दिया है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ इस उम्र में। तो काम मतलब अभी तो सबसे अधिक टैक्सिक कार्यक्रम चल रहा है मेरा, ये बैंड की वजह से। बैंड ख़त्म होगा तो उसके बाद जो है लगातार फिर शूट्स हैं। 9 मार्च को बैंड ख़त्म होगा देहरादून में, ये टूर ख़त्म होगा। उसके बाद ये शूटिंग करूँगा, उसके बाद फिर जो है अमेरिका या यूके का टूर, यूके कनाडा का टूर है, ऑस्ट्रेलिया का टूर है, वहाँ जाऊँगा मैं। तो सोचता हूँ आराम कर लूँ, कई बार आराम करने बैठता भी हूँ, कई बार आराम करता हूँ तो फिर 2 दिन में पक जाता हूँ कि यार क्या मतलब है, क्या आराम का मतलब क्या होता है। विपश्यना है, विपश्यना खूब ज़िंदगी में काम आ रही है, मतलब उससे एनर्जी मिलती है मुझे सारी की सारी। तो विपश्यना से जो है मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, उससे बहुत ताज़ा रहता हूँ मैं। तो यही चल रही है ज़िंदगी, बहुत अच्छी चल रही है ज़िंदगी इस वक्त, जो है सबसे सूदिंग ज़िंदगी चल रही है मेरी। बहुत ही शरीफ और बहुत किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। इस चीज़ ने बहुत उलझाया, मतलब किसी के बारे में वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। इससे जो क्या था, आपके अंदर बहुत कुछ घट जाता है। आप नहीं मालूम होता आपको, आपके अंदर बहुत कुछ घट जाता है। जब आप बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, परनिंदा करते हैं, तो आपके अंदर बहुत कुछ घट जाता है। इतना कुछ घटा है मेरे अंदर कि मैं खोखला हो गया था। तो वो जो है बचा कर रखा, अब एकत्रित किया उसको, तो धीमे धीमे ताकत बढ़ रही है। कम बोलना, सबसे कम बोलना, बहुत कम बोलना और ध्यान करना, मतलब आपके अपने आप में रहना। और यार दोस्त हैं, बीवी है, बच्चे हैं, अपना घर है, बस यही है। मतलब मैं के जाने के बाद काम और कामनेस दोनों पे फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है यार, बिल्कुल पड़ता है। आप बहुत दुगने वेग से काम करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आप काम नहीं कर रहे, आपसे कोई काम करवा रहा है।
जिस दिन ये एहसास हो जाए कि आप काम नहीं कर रहे, मैं काम नहीं कर रहा, मैं काम नहीं कर रहा, आपको भेजा गया है किसी पर्पज़ के साथ में, तो वही आप करते हैं, पूरा करते हैं और आप चले जाते हैं। तो जब से ये किया है कि आई एम एन एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तब से जो है काम करने के तरीके में बहुत तब्दीली आई। बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। इसके साथ में घर में, परिवार में टाइम देने का बहुत वक्त मिल रहा है। दोस्तों के पीछे बहुत बैठता हूँ। शाम को जो है 6 बजे के करीब मैं अकेला हो जाता हूँ। शाम को अपना ध्यान करता हूँ, अपना दौड़ लगाता हूँ, एक वॉक करता हूँ, और शाम को जो है मैं मतलब दैट आई बिलोंग टू माई सेल्फ। शाम का वक्त मैं यूजुअली किसी को नहीं देता, अगर घर में कोई आ नहीं रहा हो तो। आता है तो बैठते हैं। वैसे ये लग्जरी आपको मिल जाती है कि आप अकेले अपने आप के साथ रह पाए? मैं ले लेता हूँ, ये तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, वरना तो बहुत कोहरा मच जाएगा। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आजकल। ये जो है लग्जरी लेना बहुत ज़रूरी है। पीयूष भाई, जो मैं बात कर रहा था आपसे आते आते भी कि आपने तमाम सारे गाने लिखे जो आज के यूथ को भी उतना ही अपील कर रहे हैं, और वो आरंभ प्रचंड इतना रेज हो चुका है, हुस्ना इतना जब आपने लिखे थे, मैं उस प्रोसेस को भी जानना चाह रहा था कि वो प्रोसेस नहीं था यार, कोई प्रोसेस नहीं था, कुछ भी नहीं था वो, एक्चुअली कुछ भी नहीं था। ये जनरली आपके मतलब जनरली एक मेरा अंदर वो इनमॉर्न टैलेंट है कि मैं लिख देता हूँ और वर्ड्स मैं चुनता नहीं हूँ। वर्ड्स भी मेरे अंदर ऐसी, एक बगल में चांद होगा मतलब निकालते हैं लोग कि क्या बगल में चांद होगा, बगल में रोटी है, क्या मतलब है इसका। अब मुझसे सही पूछो तो मेरे को मतलब भी नहीं मालूम। मेरे को लगे अच्छे शब्द की जो है इसको इस्तेमाल करना चाहिए और ये उपयुक्त होगा, अर्थपूर्ण होगा, तो मैंने कर दिए। बाकी उसको डिकोड करते फिरो, आप लोग करते फिरो। आप लोगों ने सुना है तो आप डिकोड करो। इसमें इतना रहस्य है, इतनी मिस्ट्री है, इसमें इतना अध्यात्म हाँ, है। मतलब उसमें छायावाद ढूंढे, उसमें छायावाद ढूंढो, दर्शन ढूंढो, उसमें जो कुछ भी आप ढूंढना चाहो ढूंढो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो है मतलब किसी भी ने भी ये सोचकर लिखा होगा। वो बच्चन साहब हों, अमिताभ जी के फादर रघुवंश राय जी हों, या शाहिर हों, या शकील साहब हों, या गुलजार साहब हों, मतलब किसी ने सोच कर नहीं लिखा। ये सब इस्तेमाल हो जाता है, मतलब अपने आप हो जाता है। बाद में फिर उनकी वो कुछ एक लिरिक्स बहुत मिस्टीरियस बन जाती हैं, तो उसको डिकोड करने में लग जाते हैं हम कि वो फिर कालजे बन जाती हैं कि आज से 50 साल बाद भी उसका अर्थ गालिब साहब का मतलब अब आज तक अर्थ कर रहे हैं लोग, कुछ शेर तो उनके अभी तक डिकोड नहीं हो पाए। कहना क्या चाह रहे थे एक्चुअली। ऐसी और लोग फराक गोरखपुरी की बहुत सारी शायरी ऐसी होती है। फैज़ अहमद फैज़, उनकी शायरी उन सारे पोइट्स में सबसे अधिक समझ में आने वाली शायरी उनकी है। लेकिन वो भी है स्वाद है। और कुछ देर में लुट जाएगा हर बाम पे चांद, अक्स खो जाएंगे आईने तरस जाएंगे, अर्श के नींद दीदा है नमनाक से बारी बारी, सब सितारे सारे खाशाक बरस जाएंगे। ये जो है मतलब सोचना कि रात का जिक्र बहुत बहुत, आप ये पढ़ो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ओरिजिनल पढ़ो आप। ये तो यश जी ने सरल कर दिया था, हिंदी नहीं, उसका ओरिजिनल पढ़ो आप। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तेरी की जो मेरी जिस्म का मुकद्दर है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। इतनी सख्त उर्दू के बावजूद भी बहुत 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 कानों में बड़ा अच्छा लगता है ये। तो ऐसी चीज़ों को जो है मतलब समझना नहीं चाहिए यार। इस पोइट्री इज़ लाइक म्यूज़िक। गाना अच्छा लगता है, ऐसी पोइट्री अच्छी लगती है। मैं बहुत अधिक ध्यान नहीं देता उसको समझने में। गाना अच्छा लगता है, पोइट्री समझ में। शायर साहब का सूरज के लहू में लिथली हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, सूरज के लहू में लिथली हुई वो शाम है अब तक याद, चाहत के सुनहरी ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। वो शाम मुझे मालूम हुआ खेतों की तरह दुनिया में सहमी हुई दूसरी जाओं की मुस्कान भी बिछ जाती है। वो शाम मुझे मालूम हुआ इस कार गए जरदारी में दो भोली भाली रूहों की पहचान भी बिछ जाती। अब ये इतना सटीक है, नपतुल्ला है, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं। और ज़्यादा समझने के लिए दिमाग लगाओ भी मत, अपना वक्त ज़ाया करो, इसको एंजॉय करो यार, खूब एंजॉय करो। मतलब आप संगीतकार भी है, आप गायक भी है, आप लिखते भी हैं, तो क्या पहला थॉट दिमाग में जो आता है? इंट्यूशन आती है, इंट्यूशन का थॉट नहीं आता, इंट्यूशन आती है। थॉट और इंट्यूशन में फ़र्क होता है। थॉट यहाँ से आता है, इंट्यूशन यहाँ से आती है। दिल की जो आवाज़ होती है ना, वो इंट्यूशन, उसे इंट्यूशन कहते हैं। तो इंट्यूशन आती है कि जो हाँ ये कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अब इस पर मैं समय ही व्यतीत नहीं करता। कर देना चाहिए, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, कर देता हूँ। और वो यूजुअली जो है पहली बार में चीज़ अच्छी हो जाती है मुझसे। वो पता नहीं कैसे हो जाती है। बोल रहा हूँ ना, ये सब जो करवाता है कोई, ये सब मुझसे बचपन से करवा रहा है कोई। मैं क्या एक्टिंग करूँगा?
ख़ानदान के 7 पुश्तों में से किसी ने एक्टिंग नहीं करी। 85 में मैंने हैमलेट किया, हैमलेट पता नहीं क्या हो गया, वो पता नहीं कैसे हो गया, वो इतना बड़ा बन गया। वो मैं अभी तक उसी की खा रहा हूँ एक्टर एज एन एक्टर। तो NSD में जो है जो किया था मैंने 85 में, तो ये हो जाती है। ये मैं सोचता नहीं इसके बारे में, अब मैंने सोचना बिल्कुल बंद कर दिया। ये कोई करवा रहा है यार, करवाता है कोई, और हम निश्चिंत होकर कर। अच्छा करोगे ख़राब करोगे, 2 चीज़ हो सकती हैं। ख़राब करो तो आपके मतलब थोड़ी देर के लिए गम बना दो कि जो है अच्छा नहीं हुआ, अच्छा करो तो अच्छा है ही है। मतलब कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं ना, कुछ रचना ऐसी हो जाती है। जैसे हुस्ना की अपन बात कर रहे थे, हुस्ना के समय मतलब आपके सामने कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, आपने से जो प्ले पढ़ा था, था, प्ले था, है ना? प्ले था, प्ले था। और वो जो दर्द और वो साला ऐसा निकल के आया। वो एज एन एक्टर ही है, मतलब वो इमेजिनेशन ही है। एज एन एक्टर ही है जो कंट्रीब्यूट करता है। एज एन एक्टर सोचता हूँ मैं, एज एन एक्टर लिखता हूँ मैं, एज एन एक्टर कंपोज करता हूँ मैं, एज एन एक्टर लिरिक्स लिखता हूँ मैं। एज एन एक्टर जो है लगातार वो इमेजिनेशन है, वो इतना डीप इमेजिनेशन है कि आज की तारीख में लोग पूछते हैं मुझसे कि हुस्ना कहाँ रहती है, आप पक्की बात है मिल रही होगी किसी लड़की से जिसका नाम है हुस्ना। उन्हें नहीं मालूम कि ये प्ले का हिस्सा है। और पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसकी हुस्ना है, लाहौर के उस पहले जिले के 2 परगना में पहुँचे, उस लाहौर में गया ही नहीं मैं आज तक। लेकिन मेरा लाहौर मैंने इमेजिन किया है, तो लाहौर मेरे दिमाग में है कि जो कैसा रहा होगा कैसा नहीं होगा। ऐसे ही जो है एज एन एक्टर मैंने बहुत बहुत एज एन एक्टर में निर्मल वर्मा का एक परफॉर्मेंस था दूसरी दुनिया, तो उसमें एक छोटी वेस्ट इंडियन 6-7 साल की बच्ची थी, वेस्ट इंडियन बच्ची थी, और एक जो इंडियन अनएम्प्लॉयड इंडियन एनआरआई होता है, उनकी लव स्टोरी है। वहाँ पर प्यार हो जाता है, बहुत प्यार करते हैं आपस में उनको, वो बच्ची को बहुत प्यार करता है। तो वो ट्रफालगर स्क्वायर का जिक्र था उसमें कि वहाँ पर एक ट्रफालगर स्क्वायर है, वहाँ पर कबूतरों को दाना खिलाने के लिए जाया करते थे लोग, वो बच्ची को ले जाता है एक बार की। तो मैंने जैसा सोचा था, मैं क्या तब तक लंदन गया नहीं था, जैसा मैंने सोचा था ट्रफालगर स्क्वायर करीब करीब वैसा ही निकला। जब वहाँ जाकर देखा तो करीब करीब वैसे निकला। बड़ी हैरानी की बात है ना। मतलब आप सोचते हैं, मतलब आप मैं मतलब विचार से बड़ा, आइंस्टाइन के कहना था कि विचार से बड़ी लाइट से तेज़ एक ही चीज़ दौड़ सकती है, वो है आदमी के विचार। इसीलिए वो महात्मा गांधी को दुनिया का सबसे बड़ा विचारक मना करते थे कि आप सोचो आप रशिया में हो और आप रशिया में हैं, आप सोचो आप लंदन में हो, आप लंदन, सोचने में आपका क्या जा रहा है। तो ये विचार की गति बहुत तेज़ होती है, इससे आप जो है वो रुकती नहीं है, फड़ाक से पहुंच जाते हो आप। पर ये बड़ा मतलब क्वांटम फिजिक्स या वो जो अपन डायमेंशंस की बात आजकल कर रहे हैं, मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं, उस तरह का हो गया कि आप गए नहीं और आपने वो जगह लिखी जो वैसी ही है। वैसा ही है। अब जाऊंगा पाकिस्तान, अब मेरा बन रहा है शायद कुछ प्लान, तब जाकर देखूंगा लाहौर। मुझे मालूम नहीं लाहौर के इस पहले ज़िले के 2 परगना में हो सकता है 2 परगना को निकल जाए, रेशम वैली में निकल जाए। अब तो मैं भरोसा भी नहीं करता कि अब हो सकता है निकल जाए, कुछ निकल जाए तो वेलकम करूँगा, नहीं निकलेगा तो मेरे इमेजिनेशन में तो है ही हूँ। और हुस्ना इतनी खूबसूरत निकलेगी, ट्रस्ट हुस्ना, हाँ हुस्ना तो मेरा पात्र थी, मतलब वो मेरी हीरोइन थी। प्ले था वो, एक पत्थर अनारदे, वो ये हमीद पाकिस्तानी राइटर थे, ये हमीद उनकी स्टोरी थी, उसको मैंने रूपांतरण किया था प्ले में, तो उसकी पात्र थी, हीरोइन थी उसकी। तो वो प्ले होकर रह गया बस लेडी श्री राम कॉलेज में 30 जनवरी को 1995 होकर रह गया। उसके बाद फिर उसकी स्क्रिप्ट भी खो गई कहीं, ये गाने बचे थे बस, गाने जो है मैंने इस्तेमाल कर लिए। गाने तो मुझे लगता है आपके दुनिया के कहाँ कहाँ किस किस कोने में कौन कौन से गाने याद हैं, लोगों को कहना मुश्किल है। याद तो नहीं है, लोगों ने याद तो नहीं किया, ये तो झूठ बोलते हैं लोग बाग, याद किसी को नहीं है, याद तो मुझे ही है। अब मैं पूछता हूँ उनसे कि हाँ वो गाना, वो वाला गाना हुस्ना या जब शहर हमारा सोता है, ये बोल देते हैं वो लोग, लेकिन याद किसी को नहीं, याद किसी को नहीं, याद तो मुझे ही है, याद तो मैं ही कर पाया हूँ। और मुझे एक एक गाना याद। आपको वो गाना याद है हमारे दौर का, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है जो ना होना था हमारे दौर में, सहमे सहमे से है बच्चे, डरी डरी सी है माँ, बाप निकला है क्योंकि घर से, वो देखो हमारे दौर में। याद है मेरे को, एक एक चीज़ याद है उस वक्त। और एक वो बड़ा, मैं आपसे वो जरूर सुनना चाहूँगा वो, क्योंकि वो आज के दौर में क्योंकि वापस एक खालिस्तान का मुद्दा आ रहा है और अजीब सी बातें शुरू हुई है, उसमें आपने कहा था हम लेंगे तुमसे बदला ऐसे। वो अमरजीत चंदन का गाना था, हम कहेंगे अमन, हम कहेंगे मोहब्बत, हम कहेंगे जद्दोजहद, हम करेंगे इंसान, इंसानियत की बोली को नए सिरे से रचेंगे हम लेंगे ऐसे बदला तुमसे, हम लेंगे ऐसे बदला तुमसे तुमसे तुमसे, ऐसे कुछ था।
याद सुब्बा लक्ष्मी के गाने सुनाकर। अरे बहुत बहुत बढ़िया गाना था वो। सुब्बा लक्ष्मी के गाने सुनाकर ये लक्ष्मी के बहुत बहुत बढ़िया गाना था वो। याद थोड़ा बैठ जाऊंगा तो याद करने पर आ जाऊंगा, तो आ जाएगा वो। और वो मतलब हमारे दौर में का वो एक प्रयास की, जब पूरा खालिस्तान मूवमेंट पीक पे चल रहा था और स्वर्ण मंदिर पे जाके आप लोगों ने वो। हाँ, वहाँ गए थे, मैं स्वर्ण मंदिर पे अमृतसर में गए थे, वहाँ पर लुधियाना में गए थे, वहाँ पर वो बहुत ही, वो तो चरमपंथ था, बिल्कुल पीक पर था। मतलब बंदूकें मैंने तो AK-47 पहली बार वहीं देखी थी भीड़ में, वो कंबल ओढ़े हुए थे बिल्कुल, जो है मतलब इंसर्जेंसी अपने टॉप पीक पर थी, और बारिश बरस रही थी मुझे मारे। तो हमने जो है वो एक छाता था हमारे पास में, तो एक छाता तबले के नाल जो थी हमारी उस पर हमने कर रखा था। बाकी जो है हारमोनियम मेरा वो पता नहीं बच कैसे गया, 70 साल से मेरे पास में हारमोनियम है, उस पर पानी गिर रहा है फिर भी बज रहा है साला, वो अब तक बजता है, वो सहेज के रखा है मैंने आर्काइव में, उसको देता नहीं मैं किसी को, तो वो जो है मैं उसको हमेशा रखूँगा। तो ये था वो भी दौर था, एक अच्छा दौर था। तो वो पागलपन नहीं था पीयूष भाई, मतलब एक अब सोच के डर लगता नहीं है आपको कि वो। हाँ, सोच के आश्चर्य होता है, डर नहीं लगता, आश्चर्य होता। जवानी में तो यार बहुत सारी चीज़ें करी, जवानी में डर नहीं लगता, डर तो अब भी नहीं लगता किसी भी चीज़ से। आश्चर्य, हैरानी होती है कि यार ये पिछला काम करते हैं, सोचते हैं तो यार ये कैसे कर दिया हमने, हैमलेट कैसे कर दिया मैंने, नेक्रोसोफ कैसे कर दिया, एन इवनिंग में पीयूष मिश्रा वो 3 घंटे का सोलो परफॉर्मेंस था कैसे कर दिया। अब लगता है, तो अब अगर कोई करने को कहे तो वो फिजिकल फैकल्टीज़ ने जवाब दे दिया है, उतना लंबा चौड़ा परफॉर्मेंसेस नहीं कर सकता मैं। तो ये है, जहाँ हार मानना होती है वहाँ हार मानता हूँ, यहाँ भी अब कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, तो दैट्स ऑल। और अमूमन जब एक क्रिएटिव आदमी होता है उसका एक फैकल्टी बड़ी स्ट्रांग होती है कि किसी एक सब्जेक्ट पे वो लिखते जाता है, लेकिन आपने तमाम क्रांति से लेके प्रेम तक सब लिखा, सब गाया। ये तो बड़ा वो है ना कि ब्लेसिंग है, तो किस लेवल पर है? हाँ, लिखा है, मतलब वो क्रांति करते भी थे उस वक्त, नकली क्रांति करते थे साला आया नहीं, रेवोल्यूशन आज तक नहीं आया। क्रांति के चक्कर में खूब जो है स्वस्थ हो गए, मतलब मानसिक तौर पर खूब स्वस्थ हो गए। वहाँ था भाई, लेफ्ट ही था, मतलब पीछे तो लेफ्ट ही था, कोई भी हमें से कोई भी राइट विंगर नहीं था, तो लेफ्ट तो अभी तक चला, 2015 तक चला, जब मोदी साहब आए थे 14 में, 2015 तक जब वो बॉम्बे जाने के बाद भी छूटा नहीं। मुझे लगा कि मैंने स्टेटमेंट दिया था कि मेरा लेफ्ट छूट चुका है दिल्ली में, बॉम्बे जाने के बाद भी जो है वो तब तक लेफ्टिस्ट रहा। मैं 2015 में एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर मिस्टर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति होनी थी वहाँ पर एज चेयरमैन, तो वहाँ वो विरोध किया इन लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, तो मुझे बुलाया, तो मैं तो बड़ा खुशी किया, वो बड़ी एंटी मोदी कैंपेन थी, मैंने पार्टिसिपेट किया। वो तो बाद में मैंने स्वीकार करता हूँ कि बाद में जब मैंने इनका काम देखा मिस्टर मोदी का, तब मैं इनका मुतासर हुआ कि आज की तारीख में क्या मतलब मुल्क ऐसा सुधर तो मैंने कभी देखा नहीं, इतना शांति से, कोई राइट्स नहीं है, कोई बम धमाका नहीं हो रहा, कोई जो है धांधली नहीं हुई, घोटाला नहीं हुआ, कश्मीर एकदम करेक्ट है, पत्थरबाजी रुक गई है। मैं जाया करता था यहाँ से, पटना से सीतामढ़ी की रोड थी, और बनारस से जो है इलाहाबाद की रोड चट्टाने थी वहाँ पर, चट्टाने थी, खड्डे चट्टाने थी वहाँ। आज की तारीख में स्मूथ है हर चीज़, यूपी से गुंडागर्दी गायब है, और क्या चीज़ चाहिए, मतलब और क्या चीज़, इसलिए मतलब मैं तो मुतासर हूँ। मैं शुरू में बड़ा विरोध किया था मैंने मोदी साहब का, लेकिन अब मैं आज की तारीख में मैं तो मुतासर हूँ कि यार ये गवर्नमेंट बहुत बढ़िया चल रही है, इतना सूदिंग, इतना स्मूथ चल रही है, तो मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं। पहले से कुछ आता था मैं बोलने में, अब जो धड़ल्ले से बोलता हूँ कि जो है मतलब आई लाइक मिस्टर मोदी, अच्छे आदमी हैं, एज ए लीडर ऑल्सो, और एज ए पर्सन मैंने अभी तक तो कोई खामी देखी नहीं उनमें। और एक राजनेता को यार मतलब साम दाम दंड भेद हर चीज़ में पारंगत होना पड़ेगा। आप भले आदमी हो तो आप कुछ और करो, राजनीति में आप भले आदमी नहीं हो सकते, राजनीति में आपको सारे प्रोस एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे। आपको आफ्टर ऑल मुल्क चलाना है ना, लंबा चौड़ा मुल्क चलाना है, आपके दुश्मन भी होंगे, आपके विरोधी भी होंगे, उनको भी शांत करना पड़ेगा, और टैक्टिकली शांत करना पड़ेगा, यू कांट बी वायलेंट अबाउट इट। तो ये सब चीज़ें मैं कम से कम मिस्टर मोदी में देखता हूँ। तो मैं आज की तारीख में जो है थे तब क्रांति कर रहे थे यार, जो जवानी में हर बंदा होता है लेफ्टिस्ट, कौन नहीं होता है लेफ्टिस्ट, हर बंदे को होना भी चाहिए। आज की जैसी जनरेशन का मुझे मालूम नहीं है ये पढ़ते लिखते हैं कि नहीं, मतलब कितना पढ़ते हैं कितना नहीं पढ़ते,
लेकिन हम तो यार मतलब जब इन 12th में थे तब तक हम पूरा शायर लुधियाने पड़ गए थे, परछाइयाँ मेरे को रटी हुई थी, हरवंश राय बच्चन रटे हुए थे, क्या भूलूं क्या याद करूं, और नीड़ से निर्माण तक उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो रश्मि रथी, हरिण ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को पित होकर बोले, जंजीर भड़ाकर साध मुझे, हा दुर्योधन बांध, ये सब रामधारी सिंह उनका ये रटा हुआ था। शेक्सपियर हिंदी में पढ़ लिया था, रशियन लिटरेचर हिंदी में पढ़ लिया था, तो ये खासा पढ़े हमने। जब मैं एनएसडी आया था 83 में, तो मैं क्या मतलब आपके 20 साल का हूँगा, तब आई वॉज फील्ड, मतलब फील्ड में मटीरियल खासा अंदर भरा हुआ था, अंदर भरा हुआ था। तो अब ये लोग 20 साल का मेरा बेटा भी है, लेकिन ऐसा कुछ जज्बात देखे नहीं मैंने उसमें कि वो साइड लेना पसंद करता हो कि कुछ गलत चल रहा है देश में, या आपने गलत मेरे से बोल देता है वो, लेकिन ऐसी साइड नहीं लेती ये लोग। मतलब इसमें लेफ्टिज्म है या नहीं, मैं तो कंफ्यूज हूँ कि जो है लेफ्ट का मतलब हमारे उसमें कि किसी व्यवस्था का विद्रोह या विरोध करना, उसका विद्रोह होना, विरोध विरोध होना, करना, हाँ। वो लेफ्ट माना गया उस समय और कि उस समय क्या आज भी है, वही हाँ। आज भी वही है, परिभाषा तो उसकी वही है। तो ये उस हद तक नहीं जाते मेरे ख्याल से, ये बहुत मतलब आपके जल्दी संतुष्ट होने वाली जनरेशन है। मतलब ठीक है, इतना मिल गया, इतना हम संतुष्ट हैं, एक गर्लफ्रेंड मिल गई, डिजिटल वर्ल्ड में हाँ डिजिटल वर्ल्ड, एक गर्लफ्रेंड आपके, मतलब 5-6 दोस्त, कभी पार्टी कभी ये, उसमें दे आर हैप्पी। उसके बाद फिर जो यही जनरेशन है जिसके प्रेमाइसिस में मेरा आरंभ प्रश्न चलता है, जहाँ गुलाल हिट करवाई है इन लोगों ने। हाँ। इसमें इस जनरेशन को कैसे नकार दूँ? गुलाल सबसे अधिक गाने इनके यहीं चलते हैं यार, सबसे अधिक हिट इन्होंने करवाई है। हुस्ना जो है सबसे अधिक ये लोग आते हैं, हाँ। तो नकार भी नहीं सकता इनको। तो मैं कन्फ्यूज हूँ, मैं छोड़ देता हूँ फिर। मतलब आप जैसे बात करो कि गर्लफ्रेंड है और खुश है, और कंफ्यूज मुझे भी कभी कभी मैं एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि हमारे एनालाइज के परे है ये जनरेशन, पर प्यार मोहब्बत वो जो एक जज्बा होता है ना, कि वो जो महसूस करने का, वो जो मतलब गालिब के जमाने में गालिब बुरके में से पाँव देख के ही शायरी लिख दिए थे गालिब, तो वो जो प्रेम की जो धारा है वो कहीं सूखती हुई लगती है इस जनरेशन में। मालूम नहीं यार, मालूम नहीं, पता नहीं, अब भी होते होंगे प्यार, तो अभी होते होंगे, जब तक लड़कियां और लड़के हैं तब तक प्यार तो होता ही होगा। लेकिन जो है वो खत लिखना भूल गए लोग, खत लिखना भूल गए। खत में कितना मजा आया करता था, खत में जो है श्रम लगता था, उसमें बहुत परिश्रम लगता था, कहाँ कहाँ से शायरी लाओ और ये करो और वो करो, और खत पे इत्र छिड़को, उसके बाद पोस्ट कर दो लेटर, या किसी बच्चे के हाथ भिजवा दो, वो सब कारगुजारियाँ थी। उसमें बड़ा रोमांस था, उसमें खाली जो है मतलब उन्माद नहीं था, उसमें बड़ा रोमांस था। लेकिन आज वो पता नहीं क्या करते हैं लोग, देखो अब तो व्हाट्सएप आता है सीधे, व्हाट्सएप या इंस्टा मैसेज आता है। हाँ ये जो पीयूष भाई डिजिटल एज आया है, मतलब निश्चित तौर पर हम समय के साथ चल रहे हैं, तो उसके साथ चलना जरूरी है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स का भी कला फील्ड में वो आ गया, ये उसको मैं समझ कितना नहीं आप मानते हैं? मैं समझ नहीं पाता यार, वो टैलेंट, वो तो यार मतलब एक्टर बनने के लिए आपको एक्टर तो होना ही पड़ेगा ना। अब मैंने सुना आजकल कास्टिंग भी ऐसे हो रही है कि जो है कौन कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है उससे कास्टिंग हो रही है, कौन किस बंदे को अधिक जानते हैं लोग उससे कास्टिंग हो रही है। क्या तकलीफ़ होती है मुझे, मतलब ये जो एक्टर्स हैं जो एक्चुअली टैलेंटेड हैं, जो पढ़ के आए हैं, लिख के आए हैं, सीख के आए हैं, इनकी, मैं आराम नगर के पास से वर्सोवा में रहता हूँ, आजकल सिर्फ वहाँ कर गया, तो वहाँ यूजुअली जो है देखता रहता हूँ उन सबको, जो है आराम नगर पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो उनको देख के तरस भी आता है, कई बार दुख भी होता है, क्योंकि हर बंदा शाहरुख खान तो हो नहीं सकता, हर बंदा इतनी बड़ी किस्मत, लेकर किस्मत क्या मशरम भी है उसका बंदे का, इतना चाम भी है उसके अंदर, अमिताभ बच्चन साहब हो गए या शाहरुख हो गए, तो हर बंदा वो नहीं हो सकता। लेकिन हर बंदे के इनके आंखों में सपने उतने ही हैं साले कि जो हम बन जाएंगे, और अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं, ऑनलाइन ऑडिशन शुरू हो गए हैं, मतलब अपने घर से भेज दो, इन्फ्लुएंसर्स को कास्ट किया जा रहा है, जो मेरे दिमाग के बाहर की बात, कई बहुत ही टैलेंटेड बंदे जिनको मैं जानता हूँ टैलेंटेड हैं, वो ऐसे ही घूम रहे हैं बेचारे, तो उनको देखकर तकलीफ तो होती है यार मुझे। मतलब ये और ऊपर एआई और आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आ गया, तो वो और कट डाउन करेगा टैलेंट को। आप हर चीज़ जो है मतलब अपने घर में कंप्यूटर से क्रिएट कर सकते हैं, तो वो ये मतलब ये संकेत तो अच्छे नहीं हैं यार, संकेत तो अच्छे नहीं हैं। अब मालूम नहीं इसमें से कुछ नई चीज़ें निकले, नए मौके निकले, नई सुविधाएँ निकले, तो अलग बात है, हो सकता है निकल जाए। दुख क्या होता है पता है पीयूष भाई, जैसा आप बोल रहे हो ना कि
नए नए बच्चे आते हैं और आपको लगता है कि यार ये बहुत कमाल का एक्टर है या कमाल की एक्ट्रेस है, और वो डायरेक्टर तक पहुंचते पहुंचते ना चाचा या भाभी का किरदार करने की उम्र तक वो सही डायरेक्टर तक पहुंच पाते हैं। ये सबसे बड़ी कई बार होता है, कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है, कई बार होता है, सही बात। वो तकलीफ देही है मामला, उस पर रोया जा सकता है, उदास हो जा सकता है, लेकिन उस पर किया कुछ नहीं जा सकता उसको। पीयूष भाई, मतलब हम बदले समय की बात करते हैं, बदली चीजों की याद करते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि चीजें अपेक्षाकृत ठीक चल रही है, और ऐसा कहते हैं ना कला राजाश्रय में पनपती है। आपको लगता है कलाएं भी अपनी सही ड्यूटीज या सही तरह से समाज को दे रही है आज की तारीख में? कलाएं, सिनेमा की बात कर रहे हो क्या? सिनेमा, संगीत, नाटक। सिनेमा तो मतलब क्या दे रहा है हम? जहाँ पैसे लग रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा पैसे से इन्वेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पर चीज़ों का क्षय हो रहा है। सिनेमा में बहुत पैसे लग रहे हैं, सिनेमा में पैसे लग रहा है, उतनी पैसे कमाने की कोशिश हो रही है, प्रयत्न हो रहा है। तो सिनेमा धीमे धीमे जो है आपके मतलब पैसे जहाँ आ गए, ऐसी रेपर्टरीज हैं, छोटे शहरों में रेपर्टरी खुली हैं, कई रेपर्टरीज देखी मैंने, अच्छा खासा थिएटर कर रहे थे, अच्छा खासा थिएटर कर रहे थे, रेपर्टरी खुल गई, पैसे आ गए, थिएटर खराब हो गए। तो जहाँ भी रेपर्टरीज खुली हैं वहाँ पर बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए उनके हेड को, कि वो पैसे से कहीं पोल्यूट ना हो जाए बंदे। और अजीब है यार, थिएटर में तो अजीब ही है, जहाँ पैसा आता है वहाँ पर थिएटर मर जाता है। पैसा नहीं होता तो साला पैसे के लिए चिल्लाते रहते हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। जब पैसा आ गया तो वहाँ थिएटर मर गया। पता नहीं, छोटे शहर में देखा मैंने, ग्वालियर में देखी थी, ग्वालियर में कला मंदिर जिस संस्था से मैं था, कला मंदिर और एलबीटी, कला मंदिर में अच्छा खासा ग्रुप था यार। इतने बुजुर्ग एक्टर जो है मेरे ख्याल से ग्वालियर के अलावा जो है लखनऊ में ही देखे हैं मैंने। वो जो है वहाँ पर पैसा आ गया, वहाँ पर रेपर्टरी खुल गई, वहाँ पर ख़त्म हो गया सारा मामला, साफ है। वहाँ पर कोई थिएटर नहीं होता। पहले कितना 60s 70s 80s 90s में कितना थिएटर हुआ है वहाँ पर। ग्वालियर भोपाल जैसा गढ़ था मतलब ग्वालियर, तो वो चला गया। तो आजकल दे पा रहा है, दे तो पा रहा है यार। क्लासिकल म्यूजिक जा रहा है, चला गया, मतलब गया ही। ये जनरेशन के बाद में कोई मेरे ख्याल से याद नहीं रखेगा क्लासिकल म्यूजिक। जैसे ध्रुपद को भूल गए लोग, बहुत ही कम लोग सुनना पसंद करते हैं ध्रुपद को। ऐसे ही ये भी जो है मतलब धीमे धीमे गायब से हो जाएगा। मेरी एक दोस्त है शिंजनी, बिरजू महाराज जी की नातिन है वो, उससे बात हो रही थी मेरी, ख्याल मैंने उसने बताया मुझे प्रभात रे का निधन हो गया, मेरे ख्याल से नहीं है ना। तो मैं मिला था उनसे, मेरा शो था पूना में, वो भी थी, तो मैंने पैर छुए थे उनके बाकायदा। और बड़ा मधुर गाती हैं, बहुत क्या गाया था उन्होंने। पूना में इतने लोग थे उन्हें सुनने के लिए। अब जो है धीमे धीमे लग रहा है कि जो है उनके बाद में अगली जनरेशन में इकलौता राहुल देशपांडे जैसा बंदा है, इकलौता एक दो बंदे, और ऐसे 5-6 बंदे आ जाएंगे, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक को सम्मान देने वाला जो है आपके धीमे धीमे वो सब गायब हो रहा है। थिएटर भी, थिएटर चल रहा है यार, थिएटर चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, यहाँ पे लेके जा रहा है, बॉम्बे में थिएटर चल रहा है। बॉम्बे का थिएटर तो मतलब आई एम सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके ज्यादातर थिएटर स्टेज पे सिनेमा बनाने की कोशिश है। नहीं, ऐसा नहीं है यार। बहुत मैंने अभी कुछ प्लेस देखे, और अब तो बहुत पास में हूँ रंगशिला थिएटर के। अभी वहाँ बहुत एक्सपेरिमेंटल थिएटर, बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त। तो बॉम्बे का थिएटर जो है मतलब कि एनी डे जो है दिल्ली के थिएटर से बेहतर है। उस वक्त जो है जब हम काम करते थे 90s में, उस वक्त तो खैर दिल्ली का थिएटर मतलब सर्वोत्तम था। मतलब बात तब तो नेम वन थिंग कि जो है क्या करना है बोलो, यहाँ समस्या हो इस पर प्ले लिखो, यहाँ प्रॉब्लम हो इस पर प्ले लिखो, तो वो तो करते। हमने खुद नहीं किया है, तो हम ही नहीं तो और भी जो है थे। रॉबिन साहब थे, उनका ग्रुप था फेमेट, के था, के सौरभ शुक्ला वगैरह इनका ग्रुप था, साक्षी एक्ट 1 तो था ही था। बहुत सारे उस वक्त तो रेपर्टरी कंपनी भी बहुत कमाल कर रही थी। रेपर्टरी कंपनी हो गई, अलकाई साहब की वापसी हुई थी 92 में मेरे ख्याल से। अब क्या अपना थिएटर, अपना हबीब साहब का अपना थिएटर था, और अलकाई साहब की थिएटर कौन सा था वो भी एलटीजी में उन्होंने आपकी वापसी की थी। 90s में तो यार कमाल ही हुआ है। मतलब 90s में तो क्या क्या नहीं हुआ दिल्ली शहर में, क्या क्या नहीं हुआ है। फिर लेकिन हर अच्छी चीज़ का अपना फेज़ होता है, तो वो भी धीमे धीमे वो भी जाती है। अब फिर कोई अच्छी चीज़ होगी, फिर
नई चीज़ आएगी कोई। लेकिन ये अच्छी बात है कि थिएटर मर नहीं रहा। थिएटर जो है, मैं 40 साल से सुनता आ रहा हूँ, पहले था टीवी आ गया, अब थिएटर मर जाएगा, अब सिनेमा है, अब थिएटर मर जाएगा, फिर OTT सीरीज़ आ गई, उससे मर जाएगा। मैंने अभी तक मरते हुए देखा नहीं यार। उतने ही शिद्दत के साथ में थिएटर हो रहा है, यंगस्टर्स जो उतने ही शिद्दत के साथ में कर रहे हैं। और मैं तो जब जाता हूँ उनके बीच में तो बड़े प्यार से, बड़े चाव से बात सुनते हैं कि यार आपके पास पीयूष भाई क्या है, पीयूष भाई ये सर करके बात करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास इनके लिए, इनको देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुछ नहीं तो मैं अपने तजुर्बे ही बताऊँ, इनको शेयर तो करूँ। टीचर नहीं बन, गुरु से मुझे नफरत। गुरु में जितने भी लेना सब बदमाश। पहले सिखा दिया, उसके बाद सब कि अपना स्व हमें दे दो, हम तुम्हें हर चीज़ दे देंगे। वो भले पॉलिटिक्स के गुरु हो, भले जो है वो एक्टिंग गुरु हो, एक्टिंग गुरु या अध्यात्म का गुरु हो, सब ने जो है मतलब इवेंचुअली मुझसे मांग लिया कि अपना स्व हमें दे दो, सब कुछ हमें दे दो। एक्टिंग में फ्रिट्ज बेनिफिट्स थे, वो बेचारे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि साल में 2 बार आया करते थे, 2-2 महीने के लिए। तो नज़दीक जाने का मौका नहीं मिला उनको। अभी शायद नज़दीक जाने का मौका मिलता तो शायद उनका भी यह हाल होता। तो गुरुओं से तो मुझे ज़्यादा सरोकार नहीं है। बहरहाल मैं बांटता बहुत हूँ, मैं जाता हूँ तो मैं यूजुअली, और बिना पैसा चार्ज नहीं करना चाहिए उसके लिए। आप जैसे आपने पैसा चार्ज कर लिया, आप पोल्यूट हो गए। तो वहाँ पर ऐसे घुस जाता हूँ मैं। श्री राम सेंटर रेपर्टरी कंपनी, श्री राम सेंटर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अरविंद बड़ का ग्रुप है वहाँ पर, अरविंद जिसका शिल्पी मारवा का ग्रुप है, और थिएटर काम कर रहे हैं वहाँ पर। अभी जो मेरे 2 प्लेस किए, 3 प्लेस किए उन लोगों ने। वहाँ मैंने फ़ोन करा, मैं आया हूँ और मेरे को रिहर्सल में आना है। बड़ा अच्छा लगता है बैठकर उनके पास में, बहुत ध्यान सुनते हैं, बहुत और बड़ी सारी क्यूरियोसिटी है उनके बारे में, सिनेमा के बारे में जानने की। तो उनकी सत्ताओं को शांत करता हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ ना मैं। बजाय इसके कि वहाँ पर जो आपके बैठूँ मैं ज़बरदस्ती की बातें करूँ अपने दोस्तों के साथ में, वो 1-8 घंटे के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके बाद जो है मतलब आपको सुख नहीं मिलता उसमें। तो आप 3-4 घंटे चले जाते हैं ऐसे थिएटर ग्रुप्स में तो कम से कम सुख मिलता है कि हाँ यार कुछ वक्त का सही इस्तेमाल हुआ। जो समस्या थिएटर की है काफी हद तक, वही सिनेमा की भी है कि स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम है। अच्छी स्क्रिप्ट का अभाव है। हाँ मतलब हो रहा है ये। अभी साउथ का ज़िलज़िला है खूब सारा। अब ये रामचरण साहब की पिक्चर फेल हो गई। अब शंकर के साथ मैंने काम किया हुआ है, ये क्या नाम है, इंडियन पार्ट 2, हाँ, कमल हासन साहब के साथ में। शंकर बड़े बड़े अच्छे डायरेक्टर है, लेकिन अब उनकी फिल्म फेल हो गई तो इसका मतलब ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि ये फार्मूलाज का अंत होता, एक ख़ास किस्म के सिनेमा का अंत होता है किसी ज़माने में, कहीं ना कहीं तो होता है ना। आपको ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। तो बी ए ट्रेंड चेंजर, टेक रिस्क, बी इंस्टेड ऑफ बीइंग ए पार्ट ऑफ ए ट्रेंड, ना बीइंग ए ट्रेंड चेंजर। राजू रानी ने ट्रेंड चेंज किया। विजय आनंद उस वक्त ट्रेंड चेंज कर रहे थे जिस वक्त बिल्कुल ही कमर्शियल सिनेमा उस वक्त बनाना कितनी मुश्किल बात थी। कमर्शियल सिनेमा और कमर्शियल मतलब देखे जाने योग्य सिनेमा बनाना उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। तो विजय आनंद, गोल्डी आनंद साहब ने कितना कितना क्या 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 मतलब गाइड, और गाइड तो छोड़ दो, वो तो क्लासिक फिल्म है। जॉनी मेरा नाम, और कौन सी वो जॉनी मेरा नाम हीरे वाली फिल्म, ज्वेल थीफ, तेरे घर के सामने, और क्या क्या नहीं किया उन्होंने उस वक्त। पॉपुलर सिनेमा, इतना नया किस्म का पॉपुलर सिनेमा दिया। राजू रानी ने क्या एकदम से, अनुराग कश्यप जब आया था शुरू में तो उसने तहलका मचा दिया था कि ये ऐसा मेकर कोई आया नहीं। ऐसे इम्तियाज क्या सिनेमा मेकर है। तो ये है, कुछ एक बंदे हैं काम तो कर रहे हैं। पीयूष, एक नाजुक सवाल पूछूं आपसे, क्योंकि अनुराग आपके मित्र भी है और अनुराग की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका सिनेमा कमाल का है। बॉम्बे वेलवेट तरह का सिनेमा अनुराग को ट्राई नहीं करना था। हाँ नहीं, गलती कर गया मेरे ख्याल से। हाँ नहीं कर, सही बात है, नहीं करना था उसे। एक वक्त में गलत फहमी हो गई थी कुछ की, जो है मैं आई एम ए डायरेक्टर विद मिडास टच, तो वो गलत फहमी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद में उसके अंदर आ गया था कुछ मेरे ख्याल से। बहुत ही मेरा मित्र, क्या मेरा छोटा भाई है, उसका बुरा मैं कभी चाह नहीं सकता, लेकिन उसके बारे में ये बात तो बोलनी पड़ेगी कि एकदम से एम्बिशियस हो जाना जो है ख़राब बात होती है। एकदम से एम्बिशियस, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं कर सकते। वही उसने सीक्रेट गेम्स उसने सैफ के साथ में किया, कमाल कर दिया। रणवीर के साथ में पिक्चर बनाई तो अच्छी नहीं बनाई। तो आपने जो उसका फोटे है, जो जिस तरह से लिखता था पहले, वो आप भी बढ़ाए। अभी उसने बनाई ना निशानची में 1 स्टार नहीं है, लेकिन 2 पार्ट बनाई उसने। मैंने उसमें एक गाना किया है। अरे क्या फिल्म बनाई है यार, क्या फिल्म। वो अनुराग ही बना सकता है। उतनी हिम्मत खाली उसकी हो सकती है, और उतनी हिम्मत अमेजोन की हो सकती है कि वो उसको बैक करे पिक्चर। क्या फिल्म बनाई है उसने।
एक कमर्शियल पिक्चर है पूरी, और एक स्टार नहीं है उसमें, ज़ीशान अयूब उससे बड़ा स्टार है। तो ये भी उसी के कर्म है। अच्छाई बुराई के पुतले होते हैं यार हम लोग। तो पीयूष भाई, इन दिनों और क्या क्या नया हो रहा है क्या? एक तो आजकल तो कुछ नहीं हो रहा, आजकल तो बैंड बैंड बहुत बुरी तरीके से चल रहा है। अभी जो है मतलब फुर्सत ही नहीं है कुछ, 9 मार्च तक कुछ भी करने की फुर्सत नहीं है। 9 मार्च के बाद में शूटिंग से लगातार फिर उसमें भिड़ जाऊंगा। 9 मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक शूटिंग्स हैं। उसके बाद में फिर इनके बैंड की फॉरेन टूर्स हैं। बैंड में अच्छा लगता है क्योंकि बैंड में नए हाँ, फिर मेरे एल्बम आ जाएगा। एल्बम जो है रिकॉर्ड करना है अप्रैल मई में, तो हमारा बल्ली मरान का एल्बम आ जाएगा, तो वो मेजर काम है एक। तो ये गाने जो है जो हम गाते हैं वो पहले से पहुंचा, मतलब ऑडियंस के पास पहुंच जाएंगे, तो ऑडियंस विल सिंग विद अस। क्या बात। तो ये बल्ली महाराज नाम कैसे है एकदम क्लिक हुआ? बहुत सारे नाम सोच रहे थे हम। इनकलाब सोचा था मैंने, तो इनकलाब में मेरे को बहुत लेफ्ट की गंध आई, मैंने कहा हो गया तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो फिर मैं बल्ली मारा में साउंड भी अच्छा कर रहा था ना, और फिर जो दिल्ली की याद दिलाया करता था, बल्ली मारा गालिब साहब का मोहल्ला है, तो वो कर लिया, तो ये कर लिया। तो एक्टर पीयूष मिश्रा, सिंगर पीयूष मिश्रा, म्यूजिक कंपोजर पीयूष मिश्रा, इसमें आनंद किस में है? एक्टिंग में बहुत यार दिमाग लगाना पड़ता है, दिल दिमाग सब पूरी फैकल्टीज बहुत जोड़नी पड़ती हैं। और अब जो है पता नहीं क्या, मतलब पूरी बॉडी लगती है एक्टिंग में। मैं गाता भी ऐसे ही हूँ, एज एन एक्टर गाता हूँ, सिंगर तो गाता नहीं, तो पूरी बॉडी लगती है उसमें एक्टिंग में। तो उतना जोर लगाने की हिम्मत, अब मैं सोचूं कि मैं अगर एनी इवनिंग में पीयूष मिश्रा जैसे परफॉर्मेंस करने की सोच भी लूँ, तो मेरी जो है रूह काम जाती है। इतना ताकत लगानी पड़ती है। एक एज एन एक्टर तो यार आपको बहुत ही फिट होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फिट होना पड़ेगा, तो उसमें बहुत ताकत लगती है। तो ताकत मिलेगा रोल तो लगाऊंगा मैं, अब मिल रहे हैं रोल तो लगाऊंगा उसमें, लेकिन वो विगर या यू मस्ट एक्सेप्ट योर एज। यार एज को डिफाइन नहीं कर सकते आप, एज इज कैचिंग अप, तो एज को डिफाइन नहीं कर सकते आप। अरे पीयूष भाई, कहाँ आपकी एज अभी, मतलब हमारे इंडस्ट्री में तो बच्चन साहब अभी जवान है। एक वही जवान है, एक वही जवान है, सबसे अधिक जवान एक वही है। अदरवाइज बाकी जो है सबने एक्सेप्ट कर लिया अपनी अपनी एज, सबने एक्सेप्ट कर लिया अपनी अपनी एज। तो यही है। देखो अभी रोज जब जिंदा है तब तक रोल्स करेंगे यार, जब तक जिंदा है तब तक गाएंगे। अब आंखें बंद करके, मतलब वानप्रस्थ आश्रम तो खत्म हो गया हिंदुस्तान में से, संन्यास आश्रम बचा है। तो सन्यासी एक तरह से घर में बैठना, अपने आप के साथ में रहना, अपना आँख बंद करके विपश्यना करना, ये सन्यासी एक तरह से। और बचे हुए वक्त में जो अपना काम करना, शाम को जो है खींच लेना अपने आप। नॉस्टैल्जिया डराता है आपको कभी, नॉस्टैल्जिक होने से? अब नहीं, अब जो है मैं स्मृति को जो है बहुत पास से देखता है नहीं। पास से देखो तो दुख देती है स्मृति, याद जो है अगर आप बहुत पास चले जाना उसके, तो फिर वो अच्छी हो या बुरी हो आपको दुख देती है। लेकिन स्मृति को जितना दूर से देखोगे उतना आनंददायक होगी। तो नॉस्टैल्जिया ऐसा कुछ नहीं है। क्या नॉस्टैल्जिया, मैं पढ़ रहा था एनएसडी में, वो नॉस्टैल्जिया है। एक्ट 1 नॉस्टैल्जिया था। यादें हैं यार, स्मृतियाँ हैं। स्मृति से मतलब आप दूर से देखो तो पुराने प्रेम प्रसंग जो हैं, लड़कियाँ, पुराना काम, ये सब जो हैं। मेरी बीवी के साथ जब बिल्कुल शुरू में हमारा कोर्टशिप हुई थी, उसकी यादें हैं। 3 साल की कोर्टशिप थी, बड़ी मधुर यादें हैं वो थी। और बहुत सारी चीज़ें थी। नॉस्टैल्जिया डरा, अगर आप चिपट के बैठ जाओ नॉस्टैल्जिया से ना, बहुत ही कि मैं छोड़ूंगा नहीं 24 घंटे तुम्हारे बारे में ही सोचूंगा, तो फिर वो परेशान करता है, वो उकता देता है। हो गया, मतलब आपने कर लिया काम, जो है अच्छा था बुरा था, आप दूर से देखो उसको। तो दूर से मेरी किताब पढ़ो आपके, वो जो तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्मृति के बारे में। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को दास्तान है, लेकिन वो सब जो दूर से देखिए, दूर से देख रहा हूँ मैं उनको। पूरा जीवन है मेरा उसमें, और दूर से देख रहा हूँ उनको, बहुत दूर से देख रहा हूँ। मतलब आप जो बोल रहे हो कि 3 साल का कोर्टशिप है, तो उस समय तो लव लेटर्स भी चलते होंगे, तो समय के साथ वो लव लेटर भी कलेक्शन हो जाएगा। आपने लव लेटर लिखे हुए तो वो बड़े स्टाइल में लिखे होंगे, अलग ही अंदाज में। हाँ, लव लेटर्स थे ना उसमें। इनके पहले भी जो है जिनसे प्रेम हुआ थे लव लेटर उनके लिए भी, लेकिन फिर बाद में सबने जला दिए।
उन्होंने कहा यार ये सबने जला कलाकृतियां जल गई पीयूष भाई। सबने जला दिए। तब ये एहसास नहीं था कि ये 30 साल बाद काम आएंगे इस तरह से कि देखेंगे तो गुदगुदाहट होगी, तो वो तब एहसास ही नहीं था। तो सबने सबने जला दिए, सारी प्रेमिकाओं ने, प्रिया ने भी मेरी बीवी ने भी रखे नहीं। तो वो तो एक्चुअली शादी करने के लिए घर से भाग के आई थी मेरे साथ में, मैं तो उठा के लाया था उसको चेन्नई से। तो वो जो है वहीं छोड़ आई सब, मालूम नहीं कहाँ चले गए। लव लेटर्स बड़े यार, वो बहुत सही समझते हसीन हो। याद है, हसीन चीज थी। हाँ मतलब उठा के पढ़ो आप तो अच्छा उस वक्त ऐसा था मामला, ये चल रहा था उस वक्त, पॉलिटिक्स हो गई या सोशोलॉजी हो गई या ज्योग्राफी हो गई, वो सब उसमें दिख जाता है लेटर्स में कि इस दौर से गुजरे थे हम लोग। वो हम इतने बच्चे थे या बड़े थे या ऐसे ऐसे भावनाएं थी हमारी, हम व्यक्त करते हुए आपको एहसास हो जाता है कि आप इतना इतना बोल सकते हो, इस तरह से व्यक्त कर सकते हो अपने आप को। तो वो था। अभी मैं वापस एक अजीब सा टर्न पे बात लेके जा रहा हूँ कि अभी आपने बोला कि यार आप अपने आप को डाउनलोड होती है चीजें, आपको इंट्यूशन होती है लिखने की। एक गाना जो है जिसमें मुझे लगता है 100 साल के इतिहास में आपके पास ही वो एकमात्र होने का गौरव प्राप्त है कि आपने पॉलिटिकल आइटम नंबर लिखा है, और वो आपने बड़ा सोच समझ के लिखा है कि राणा जी हमारे गुस्से में आए। हाँ उस वक्त जो भी ऐड चल रहे थे और जो भी, हाँ पॉलिटिक्स थी उसमें, वो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हाँ हाँ अफगानिस्तान में चढ़ाई जैसे दूर देश में टावर में घुस गए रहे एरोप्लेन, जैसे अफगानिस्तान में पोकट में, हाँ अफगानिस्तान का पोकट में बच गए हो बैंड। बिना बात अफगानिस्तान का बच गए भैया बैंड। वो था जैसे हर एक बात पे डेमोक्रेसी में लगने लग गए हो बैन। वो था वो स्टाइल थी उसकी वजह से थोड़ा बहुत जाना जाता हूँ मैं, तो वो लोगों ने स्वीकार किया, दैट्स ऑल। ये कुछ एक बंदे एक्ट वन के अधिकतर बंदों बाद में फिर वो बिना काम के सुस्त पड़ गए। मतलब कुछ काम, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं वहाँ पर, इन्होंने थिएटर मतलब छोड़ने के बाद में फिर थिएटर नहीं किया, फिर बिना बात फिजूल बातों में लग गए। तो वो अगर करते थिएटर मतलब अपने आप को जागरूक रखते, देखते ही रहते यार कम से कम थिएटर, वो देखने से भी दूर हो गए। तो वो आज जाता हूँ तो उनसे मुलाकात होती है तो बस चलो भाई ड्रिंक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और पुरानी बातों को याद कर लो। वो 1 घंटा 2 घंटे में सब में बढ़ जाते हैं, उसके बाद में फिर मिलने की इच्छा नहीं होती। उसके बाद आप 1 घंटा 2 घंटा मिल लिए, पुरानी बातों को याद कर लिया, इसके बाद में क्या क्या याद करोगे आप? तो वो याद वही लोग आते हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं आप, क्या या तो काम किया हो आपने बहुत जूझ के, या फिर आप काम कर रहे हैं। तो काम अभी जिनके साथ कर रहा हूँ, मेरे तो सैकड़ों दोस्त हैं यार, इस वक्त तो मेरे सैकड़ों दोस्त हैं। तो मैं घर में गिनती भूल जाता हूँ कि इस लॉट को बुलाऊँ, यो मेरा जन्मदिन था 13 जनवरी को, तो मैं इस लॉट को बुलाऊँ या उस लॉट को बुलाऊँ या उस लॉट को बुलाऊँ। अलग अलग किस्म के जो है मतलब सैकड़ों किस्म के लॉट्स हैं, और सबके साथ मैंने काम किया हुआ। कहीं बैंड है तो कहीं मेरा तंबू एंटरटेनमेंट है जो मेरा काम देखता है, कहीं मेरा तंबू थिएटर ग्रुप है। कुछ एक लोग हैं जिनके साथ एक्टर ने काम किया था, उनको वो कभी कभी मिलते हैं, उनके साथ काम बातें शेयर करता हूँ, पुराने वक्त की बातें वो हो जाती हैं। मतलब आपके 1-2-3 घंटे में बातें हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद कुछ शेयर करने के लायक बचता नहीं है। हाँ, बहती धारा कितनी देर रुक जाएगी एक जगह पे? चल रही हाँ, गाड़ी, चल नया रही है। एक्सीडेंट है, नए लोग मिल रहे हैं, नई चीजें बन रही है। और हर थिएटर ग्रुप का वही टाइम होता है यार, 4 साल मैक्सिमम, 4 साल 5 साल जो बेहतर टाइम होता है, जो बुनियाद पड़ती है किसी थिएटर ग्रुप की, तो उसमें वही बुनियाद 4-1 साल का टाइम होता है। 4-5 साल चलता है, बढ़िया दबा के चलता है। फिर सबके एस्पिरेशन मिल जाते हैं, सबको कुछ और बनना होता है। थिएटर ग्रुप में तो मतलब हर बंदे की इच्छा होती है कि बॉम्बे आए वो, वहाँ काम करने के बाद में। दिल्ली में तो यही था, दिल्ली में लोगों ने काम किया, उसके बाद हर बंदे की अपनी एस्पिरेशन है, वही है। मतलब मुझे थोड़ा पुराने इसमें जाऊँ तो मुझे तो वही वो आप और गजराज एक प्ले में काम कर रहे थे दोनों, और वो इंस्पेक्टर में वो सिर्फ पूछता है भाव, और बड़ा कमाल का शहर हमारा सोता कई थे, गजराज राव और आप उसमें थे, है ना? तो बड़ा कमाल का प्ले था वो, कुछ विजुअल्स
दिमाग में चलते रहते पुराने नाटकों के। बड़ा मजेदार दौर था वो एक्ट वन का। अच्छा अच्छा दौर था, बढ़िया दौर था। सो अब बल्ली महाराज में बिजी होने वाले हैं आप? हो गया तो बिजी होने में लगा था। मतलब आने वाले समय में? हाँ हाँ, 18 को हैदराबाद में है, 23 को जबलपुर में है, 25 को बेंगलोर में है, 1 को दुबई में है, 7 8 8 9 को जो है नागपुर औरंगाबाद में है, फिर ऐसे ही है, मतलब गुड़गांव में है, फिर उसके बाद कानपुर में, लखनऊ में है, उसके बाद फिर देहरादून में है। 9 मार्च तक जो है लगातार बिजी हूँ। 9 मार्च को मैं फिर जो है थोड़ा ब्रेक लूँगा, और ब्रेक तो क्या लूँगा, फिर शूटिंग शुरू हो जाएगी। वो शूटिंग भी कर लूँ मैं, अच्छा हो गया एक्टिंग किए हुए, तो वो भी ज़रा जंग लग चुका होगा, तो खोलूँ उनको, किवाड़ हो खोलूँ, तो वो उसमें लग जाऊँगा मैं। बाकी घर परिवार तो है ही यार, अपनी बीवी तो सर्वोत्तम है उससे। तो भाई, तो अभी आपका बर्थडे भी गया, न्यू ईयर है, कुछ रिजोल्यूशन टाइप्स होता है या कुछ? मानता ही नहीं मैं यार, कुछ नहीं होते रोज। कितना सोचते हैं हम, सिगरेट छोड़ देंगे, शराब छोड़ देंगे, साला घंटा कुछ नहीं छूटता। कुछ नहीं छूटता। हम अभी ये हर दिन जो है नया साल का रेजोल्यूशन अगर आप चाहो तो जस्ट थिंक कि जो है हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे आज से। जस्ट थिंक किसी का बुरा नहीं करेंगे, परनिंदा नहीं करेंगे। पर दूसरे की निंदा बहुत ख़राब होती है इस्लाम में, तो बोले इसको जनाकारी से, मतलब रेप से बड़ा गुनाह है इस्लाम में तो ये, कि किसी पर निंदा कर रहा। और साला इंसान को मज़ा ही सबसे अधिक उसमें आता है कि जब तक जो बीवी के साथ में सुबह सुबह चाय की चुस्की लेके ये नहीं कहेगी हाँ भाई उसके यहाँ ये हुआ, उसके यहाँ ये हुआ, तब तक। लेकिन फिर भी जो है काफ़ी रोक लगाई है। बुरा नहीं सोचो किसी का यार, बहुत ज़िंदगी कितनी सी है यार, 60 साल की है, 70 साल की है, बस इसमें बुरा नहीं सोचो यार। इसमें जो है जियो और जीने दो। राज कपूर साहब का एक गाना था, वो जो शैलेन साहब ने लिखा था, जिस देश में गंगा बहती है, उसका एक गाना था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। बड़ा सीधा सा गाना था, प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। और शैलेन साहब ने एक तीसरी कसम में लिखा, बहुत ही बढ़िया गाना था, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा पुराना, हर बंदे का किस्सा पुराना, यही किस्सा पुराना है। साला जो है लड़कपन जो है मतलब आपके खेल में खो देते हैं, जवानी सूत के सोते हैं, और बुढ़ापा देख के हाय मर जाऊंगा, हाय मर जाऊंगा, हाय मर जाऊंगा। मरोगे ही साले, तुम सोचा नहीं था भाई, ज़िंदगी के बारे में कोई सोचा नहीं तुमने, अब मौत सामने आई तो भभक रहे हो, तो ऐसे ही होगा। तो अगर जवानी में हम सोच लेना, ये सिर्फ विपश्यना वगैरह जवानी में, राजयोग वगैरह जवानी में अगर इस काम में सामने पड़ जाए और अंगीकार कर लें हम, तो जो बुढ़ापा बहुत सुखी रहता है। क्योंकि ये जीवन ये ख़त्म नहीं होता, ज़िंदगी मृत्यु से ख़त्म नहीं होती ज़िंदगी। मैं थोड़ा इसलिए जो है थोड़ा निडर हूँ, क्योंकि जो मुझे मालूम है कि मरने के बाद में ख़त्म नहीं होगा ये जीवन, ये चलता रहेगा। रीइंकार्नेशन अमूर्त सत्य है, पुनर्जन्म अमूर्त सत्य है। मैं पहले कुछ था, आज कुछ हूँ, और इस जन्म के बाद भी कुछ होऊंगा। तो इसलिए खौफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पर बिलीव कर लो एक बार की, तो आपको लगेगा कि ये आप जलधारा थी आपके छोड़ के, आपके कोई और जलधारा शुरू हो गई, तो ऐसे ही होता रहेगा ये। तो इसलिए यही है। क्या बात। चलिए चलते चलते क्या कहेंगे अपने चाहने वालों से, आज के चाहने वालों से? क्या कहूँगा यार, क्या कहूँगा, चाहते रहो मुझे, चाहते रहो मुझे, मैं भी चाहता रहूँगा तुमको, है ना। और नौजवानों से तो वही बोलता हूँ मैं, काम करते रहो यार, काम किए बगैर तो जो कुछ भी नहीं है। काम मतलब मत सोचो कि हर चीज़ आसानी से हासिल हो जाएगी, काम तो करना पड़ेगा उसके लिए उस्ताद, बहुत काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा क्या मतलब, 50 साल की उम्र तक काम ही काम करो, मतलब आना शनाप काम करो, आना शनाप पैसा कमाओ, ये करो वो करो। उसके बाद में 50 साल की उम्र मालूम पड़ेगा कि ये सब चीज़ें कितनी फिजूल थी। नाम, यश, पैसा, प्रतिष्ठा, लड़की, ये कितनी फिजूल चीज़ें थी। अगर कमाई नहीं तो फिर जो है इसी के चक्कर में फंसे रहोगे एंड तक। अगर कमा ली तो उसके बाद फिर लगेगा कि बहुत फिजूल चीज़ें थी। इसलिए इनको कमा लो, पहले इनको कमा के जो है आपके एक तरफ करो कि हमने कर लिया, भरपूर जीवन जी लिया। इसके बाद में फिर ध्यान में मग्न होते हैं, ध्यान में या योग में मग्न होते हैं। इसके बाद में फिर जो है मतलब आपके मान लो तो अच्छी बात है, संन्यास आश्रम आता है, मान लो तो अच्छी बात है। मेरा तो चल रहा है संन्यास आश्रम का, मतलब ये नहीं कि जो है मैं आँख मूंद के 24 घंटे बैठा रहूँ, मेरे लिए कम से कम मेरा वो भी चल रहा है, मेरा ध्यान भी चल रहा है, तो मैं बहुत सुखी हूँ। अभी मैं हमारे बड़े डॉक्टर है यूएस के, जयवीर राठौर, उनका इंटरव्यू करते उन्होंने बहुत सुंदर कहावत कही कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो ये दोनों ही हो जाए तो फिर सुख ही सुख है। हाँ हाँ,
हाँ, ये काया काया के अलावा ये भी होता है, आपकी आत्मा आत्मा को कितना सुख मिला। काया तो हो जाती है ठीक ठाक, निरोगी काया हो गई, फिर अंतरात्मा जो है आपकी कैसी हो, मतलब वो उसका स्वच्छ रहना भी बहुत जरूरी, उसका स्वच्छ रहना ही ज़रूरी है एक्चुअली। तो वो जो है अगर एक बार ये हो जाए ना, आपको ये मालूम पड़ जाए कि अंतरात्मा ऐसे सुख, और अंतरात्मा एक ही तरह से सुखी रह सकती है कि आपका ईगो डिफ्लेट हो जाए। ये ज़िंदगी मिलती है इसलिए इंसान को कि उसका ईगो धीमे धीमे डिफ्लेट होता रहता है कि मैं ये जो है धीमे धीमे घटता रहता है, और एंड में जो है खाली तू रह जाता है कि जो है मतलब तो समय समय पे आपको देता रहता है थपकियां ईगो को, ईगो। कि हाँ औकात में रहे, औकात में रहे, हाँ औकात हाँ में हाँ रहे। हाँ, ईगो डिफरेंट होना चाहिए। पहले आदमी मरता है, इतना खतरनाक होता है ईगो कि पहले आदमी मरता है, उसके 15 मिनट बाद उसका ईगो मरता है साला, इतना लास्ट करता है वो। तो ईगो आपका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, दैट्स ऑल। क्या बात है। चलिए पीयूष भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा समय आपने बिताया, सारी बातें आप जो की है आपने, मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ा एक वो रहा, सीखने का, समझने का एक मौका। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक